गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, पढ़ाई ठीक चल रहा होगा और अच्छा से पढ़िए। आप लोग मन लगा के पढ़िए। आइए, आज का आपका जो करंट का सेशन है वो लेकर के आया हूँ। जो मैंने आपसे वादा किया हूँ कि पर डे 40 से 45 मिनट का वीडियो आएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण आएंगे, जो आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो ये सेशन आपको डेली लगभग चलेगा, ठीक। और मैं डेली कॉपी चेक करूँगा और डेली पूछूंगा भी। आइए, आज अपना सब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि आइए देखते हैं 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार। 69वां क्या देखेंगे अपना सब? 69वां या 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार। आइए मेरे बच्चों, एक बात ध्यान सुनिए। जब भी फिल्म से संबंधित पुरस्कार हो, मतलब फिल्म से संबंधित कोई भी पुरस्कार हो, उसको पढ़ने का कुछ तरीका होता है। उस तरीका को जानना, वैसे रट्टे मारने से कुछ होने वाला नहीं है। हर एक चीज को पढ़ने का कुछ न कुछ तो लॉजिक होता है। जैसे 69 में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024, यह पुरस्कार 2023 का ही है, लेकिन इसका वितरण 2024 में हुआ। तो इसलिए तो ये जो है ना, तो अभी 2024 का ही फिल्म फेयर पुरस्कार कहलाएंगे। इतना बात तो सबको समझ में आ गए। अब आइए देखते हैं अपना सब। इसमें हम बता रहे थे किसी भी पुरस्कार को पढ़ने का जो तरीका होता है, तो तो जैसे इसमें आ गए फिल्म से संबंधित कोई भी पुरस्कार, तो सबसे उसमें पहले देखना सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है। बस इतना चीज कम से कम आप ध्यान में रख लीजिएगा ना, तो फिल्म से संबंधित पुरस्कार का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये 3-4 महत्व होते हैं। वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मेन यही होता है। तो आइए, तो सबसे पहले 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024, इसका आयोजन या इसका वितरण जो है ना, गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में गिफ्ट सिटी में हुआ। आइए, इसका वितरण इसका वितरण हुआ गुजरात में, जो है ना, गुजरात में गिफ्ट सिटी में हुआ था। इसका वितरण कहाँ हुआ था? गुजरात में, जो है ना, गिफ्ट सिटी में हुआ। अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो मेरे बच्चों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया आपको बारबी फेल। अभी सबको जानते हैं कि एकदम बारबी फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं, उन्हीं को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है ना पुरस्कार, बारहवीं फेल। इस फिल्म को जो है ना 69 फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, मतलब इस फिल्म को जो निर्देश किया, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है ना पुरस्कार भी दिया गया। आइए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है आपको विनोद चोपड़ा। विनोद
चोपड़ा। यही है, मतलब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? विधु विनोद चोपड़ा। इसने ही 12वीं फिल्म की जो है निर्देश किया था। क्वेश्चन, विधु विनोद चोपड़ा। अब आइए देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है आपको वो क्या कहता है, रणवीर कपूर को दिया गया। रणवीर कपूर को दिया गया। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इनकी पत्नी का सबको नाम है आलिया भट्ट, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। आइए, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। तो सर्वश्रेष्ठ, क्या बात है, एक ही साथ पति पत्नी दोनों चीज पे कब्जा कर लिया। पति ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पर कब्जा कर दिया और पत्नी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पर कब्जा कर लिया। तो इसी को कहते हैं किस्मत। समझ गए ना? जब एक साथ पति पत्नी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिले तो सोचिए क्या। इसी को कहते हैं सफल। इसी को कहते हैं जब आप बन करके आइएगा ना तो उस दिन आपकी खुशी कुछ और होंगे। इसीलिए कहता हूं कि रख हौसला, हुआ मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। समझ गए ना? तो आइए, तो कम से कम इतना चीज तो रखिए, लेकिन एक चीज और इसमें अपना शब्द देंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये किसे दिया गया? इसी तरह दिया गया आपको डेविड धवन को दिया गया। डेविड धवन, जो वरुण धवन है ना, उन्हीं के पिता है डेविड धवन। वो भी फिल्म निर्देशक, फिल्म डायरेक्टर है। समझ गए? तो आइए एक बार इनको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब आइए समझते हैं। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024, इसका वितरण या इसका आयोजन गुजरात में जो है ना गिफ्ट सिटी में हुआ था। आइए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, जिसने इसी फिल्म को निर्देश किया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डेविड धवन को दिया गया। ये है आपको मेरे प्यारे बच्चों, देखिए किसी भी पुरस्कार को, मतलब फिल्म से संबंधित पुरस्कार को पढ़ने का यही तरीका है कि कोई भी पुरस्कार है तो उसमें सबसे पहले देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ, उसके बाद फिर देखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा हो गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन सा हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सा हो गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। बस यही है पढ़ने का तरीका। आप इसमें शॉर्ट तो ले लिए होंगे, जो ले लिए होंगे लीजिए, आगे चलते हैं अपना सब। तो आप लोग आया कुछ गुजरात की बात आया है ना, तो आइए कुछ गुजरात के बारे में स्पेशल जानते हैं अपना सब, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए गुजरात जो है
ये गुजरात जो है इसका राजधानी देखते हैं, इसका राजधानी, इसका राजधानी है गांधीनगर। गुजरात भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है? गुजरात है। आइए, भारत में तटीय राज्य की संख्या 9 है। भारत में तटीय राज्य की संख्या 9 है। भारत में तटीय राज्य की संख्या कितना है? 9। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात और सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा हो गया। देखिए, सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा हो गया। और भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य भी कौन हो गया? गोवा। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला भी राज्य है। लिख लीजिए, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। हाँ, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा तटीय राज्य भी कौन है? गोवा है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है? 9 है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है? गुजरात है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और यहीं पे देखिएगा एक चीज और है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में ही स्थित है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आइए देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्या करिएगा, अगल बगल में शादी विवाह है, किसी को मना नहीं कर सकते हॉर्न बजाने के लिए। तो क्या सवेरे सवेरे कोई हॉर्न बजाता है, ये लाउड स्पीकर बजाता है, ये क्यों कहते हैं? बेवकूफ। यही होता है जो नासमझ इंसान से इसको कहते हैं। क्या जीवन में तरक्की करेगा? अपना तो डिस्टर्ब रहता ही नहीं, दुनिया को भी डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। मन तक का तो मुँह कान जाकर फोड़ दे, फिर क्या करे? कुछ नहीं, ऐसी नहीं भाई। सवेरे सवेरे रेडियो हॉर्न बजाया जाता है, लाउड स्पीकर बजाया जाता है। बेवकूफ इंसान है ना। अब आइए देखते हैं अपना सब अब आइए देखते हैं, अब देखिएगा, अभी हाल ही में जो है ना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी 5वीं बार। तो अभी देखिए 5वीं बार जो है शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी। लिखिए 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनी? शेख हसीना जो है ना, 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी है। कितना बार बनी है? 5वीं बार बनी है। तो 5वीं बार अब ये शेख हसीना बनी है। अब ये बांग्लादेश, इसका राजधानी देखते हैं। इस बांग्लादेश का राजधानी है, बांग्लादेश का राजधानी ढाका है।
आइए इसका मुद्रा देखते हैं। इसका मुद्रा टका है। इसका मुद्रा क्या है? टका है। आइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, इसका राष्ट्रीय गीत, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला, ये जो है ना अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। गीत है। इसकी रचना किया था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला का जो है ना रचना किया था। और जो है ना, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इंक इसमें डाल लेते हैं। इंक खत्म हो गया। इंक देंगे तब तो फिर से लिखेगा। आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? और ये बताइए आप लोग, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो क्वेश्चन दीजिएगा, आप लोग भी देखिए, लिखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन दीजिएगा जवाब। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बता चुका था, बताए थे पिछले वीडियो में। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए, इसको क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग, तो इसको मिटा देते हैं। आइए जहाँ है वहाँ पे। अब आइए देखते हैं, 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, बांग्लादेश का मुद्रा टाका, और इसका राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला। इस गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। आइए यहाँ के संसद का नाम, संसद का, ये पड़ोसी देश जितने भी है ना, अपना म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये जितने भी, जैसे भूटान हो गया, जितने भी पड़ोसी देश है, उनका राजधानी कहाँ है, उनकी करेंसी मतलब मुद्रा क्या है, उनकी संसद का नाम क्या है। कम से कम ये 3-4 चीज आपको एग्जाम में, भारत के किसी भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। इसलिए कि मैं जैसे मैं बांग्लादेश के लाया हूँ, राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, राष्ट्रीय गीत अमार सोनार। अब इसका संसद का नाम हम बता देते हैं, जातीय संसद। इसका संसद का नाम है जातीय संसद। इसके संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। समझ गए ना? जैसे भारत का संसद का अपना संसद का नाम है पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए आगे चलते हैं। अपना सब इस प्रकार से जानकारी संपूर्ण देंगे, जो भी चीज का होंगे ना, बस आप करते चलिए। आपकी देखिए ज्ञान कैसे बढ़ जाएगा, आगे सीधे हम दोना हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि अभी सबसे बड़ी बात देखते हैं, ब्रिक्स। आइए ब्रिक्स के बारे में अभी जानकारी है। ब्रिक्स जो है, सबसे ब्रिक्स का फुल अध्ययन करेंगे। ब्रिक्स या ऐसे में BRICS ब्रिक्स होता है। समझ गए ना? अब आइए इस ब्रिक्स की जो है ना फुल फॉर्म सबसे पहले समझेंगे, और फुल फॉर्म से पहले इसका स्थापना समझेंगे। स्थापना 2009 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कोष्ट में इसी को हेड क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड क्वार्टर। ब्रिक्स की स्थापना
2009 ईस्वी में इसकी मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। शंघाई शहर में। चीन के कहाँ पे है? चीन के शंघाई शहर में है। चीन के शंघाई शहर में है। समझ गए ना? अब ध्यान दीजिए, तो इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में 9 ईस्वी में। इसकी हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय शंघाई जो कहाँ है? चीन में है। अब आइए देखते हैं, प्रारंभ में जिस 2009 में जो इसका स्थापना हुआ था, इसमें मात्र 4 देश शामिल था। कितना देश शामिल था? 4 देश शामिल था। तो पहले ये कहलाता था क्या? देखिए, मतलब 2009 में पहले ये BRIC मतलब ब्रिक्स में ब्रिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ब्रिक कहलाता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 2011 ईस्वी में इसमें एस जुड़ गया तो हो गया ब्रिक्स। ये जुड़ा कब? 2011 में। और ये है, अब सबका नाम फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या है। 20 हो गया ब्राजील। 20 रुक जाइए, अच्छा कोई बात नहीं। 20 हो गया ब्राजील, 8 हो गया रूस, I से हो गया भारत मतलब इंडिया, C से हो गया चाइना मतलब चीन, और S से हो गया दक्षिणी अफ्रीका। तो हो गया 1 2 3 4 5। ब्रिक्स का फुल फॉर्म समझ गए? ब्रिक्स का फुल फॉर्म समझ गए? कौन? B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और अफ्रीका। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रारंभ में तो यही 4 देश ने मिल करके, ये 4 देश मिल करके ब्रिक किसका? इस ब्रिक की स्थापना किया। लेकिन 2011 में ये एस जुड़ गया, मतलब कौन जुड़ गया? दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया। तब हो गया क्या? ब्रिक्स हो गया। लेकिन 1 जनवरी 2024 ईस्वी, कितना? 1 जनवरी 2024 ईस्वी को मेरे बच्चों, आइए 1 जनवरी 2024 ईस्वी को, 1 जनवरी 2024 ईस्वी में जो है ना, इसमें 5 सदस्य और जुड़ गया, 5 देश और जुड़ गया इसमें। 1 जनवरी 2024 ईस्वी को, 1 जनवरी 2024 ईस्वी को 5 देश और शामिल हो गया। तो अब टोटल ब्रिक्स में कितना देश हो गया? तो 10। 5 पहले से, 5 और जुड़ गया तो टोटल 10 हो गया। तो अब कितना? अभी वो 500 नया देश का नाम लिखाएंगे। हाँ, तो अब जो है इसमें वर्तमान में ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या 10 है। अब कितना हो गया? 5 पहले से, अब 5 अभी जुड़ा है, तो कितना हो गया? तो 10 हो गया। तो प्रश्न पूछेंगे वर्तमान में ब्रिक्स में कितना, लेकिन नाम अभी नहीं बदला है, नाम में कोई चेंज नहीं, नाम है ब्रिक्स, नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नाम होगा ब्रिक्स ही। तो ब्रिक्स में कितना देश है? टोटल कितना देश है? 10। तो इसका प्रारंभ में कितना था? ये 4 था। फिर ये कब जोड़ा? 2011 में जोड़ा। 2024 में कितना देश जुड़ा? 5 जुड़ा। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। अब ये 5 कौन कौन जुड़ा है मैं आपको ऊपर लिखूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है फिर आपको नीचे लिखेंगे तो आपको दिखने में दिक्कत होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ लिखता हूँ कौन कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है। ये सब को अभी ये आपके लिए एग्जाम के लिए हिट है, क्योंकि अभी इसमें परिवर्तन हुआ है ना। अब आइए तो 2024 में से देखिए यहाँ पे 2024 में शामिल होने वाला देश, 2024 ईस्वी में शामिल फिर
बिजली गुम हो गया, कोई बात नहीं, 1 मिनट। ये मेरे पर लाइन आ गई, अचानक के गुम हो गई थी, कोई बात नहीं, आइए हो जाता है। आइए अपना सब देखते हैं 2024 ईस्वी में शामिल होने वाला देश, किसमें शामिल होने वाला, ब्रिक्स में। तो वो देखते हैं सबसे पहले मिस्र, कौन देश शामिल हुआ, मिस्र। दूसरा ये अपना सब देखते हैं इथोपिया, इथोपिया क्या कौन होगा, इथियोपिया होता है, इथियोपिया होता है, अच्छा से लिख देते हैं इथियोपिया। इथियोपिया, इथोपिया। आइए तीसरा देखते हैं, अपना सब देखते हैं ईरान, कौन शामिल होगा, ईरान। चौथा देखते हैं अपना सऊदी अरब, सऊदी अरब। अब पांचवा देखते हैं अपना सब संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 सदस्य नया शामिल हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करते होंगे, मेहनती होंगे, तो आप इस सब का राजधानी लिखिएगा, हम देते हैं इसका, आप खुद इसका जो है सभी का जो है ना राजधानी, मतलब मिस्र की राजधानी कहाँ है आप खुद लिखिएगा, इथोपिया की राजधानी कहाँ है खुद लिखिएगा, और ईरान की राजधानी कहाँ है खुद लिखिएगा, और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है खुद लिखिएगा, और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है। इस पांचों की राजधानी आप अपना कॉपी में लिखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में भेज भी दीजिएगा, और देखते हैं कि सबसे पहले कौन छात्र छात्राओं इस पांचों देश का राजधानी हमारे कमेंट सेक्शन में भेजते हैं, समझ गए ना। जो सबसे पहले भेजेंगे उसको जो है ना डबल स्टार। तो ये आप अपना कॉपी में भी लिखिएगा राजधानी, और आप हमें कमेंट सेक्शन में इस पांचों देश की राजधानी भेज दीजिएगा, क्योंकि हमें राजधानी नहीं जानते हैं, हमको नहीं जानते हैं, आप भेजिएगा, समझ गए। आइए लेकिन एक बात और समझिए, यहाँ पे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से दीजिए, एक बात यहाँ समझिए, क्या सा समझना है कि जैसे 1 जनवरी, ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 6 देश शामिल होना था। ये 5 की जगह मतलब कितने देश इसमें शामिल होना था, 6 देश को शामिल होना था। तो फिर 5 ही क्यों शामिल हुआ, तो जैसे अर्जेंटीना पीछा हट गया, कहा अभी मैं ब्रिक्स में शामिल होने की मूड में नहीं है, तो इनसे बेसी हिट तो हो गया अर्जेंटीना। क्या हो गया, अर्जेंटीना देश ब्रिक्स में शामिल होने से पीछे हट गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे बेसी ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पेपर के लिए। कहेगा कि कौन सा देश हाल ही में जो है ना, जो ब्रिक्स में शामिल होने वाला था, लेकिन वह शामिल होने से
मना कर दिया और शामिल नहीं हुआ और पीछे हट गया, वो कौन सा देश है? अर्जेंटीना। और इसका भी राजधानी लिखना है। और अर्जेंटीना विश्व में सबसे अधिक मांस निर्यात करता है, समझ गए? तो ये सबसे, तो आप लोग इसके बारे में भी इसके राजधानी भी लिखिएगा। तो इस प्रकार से ये ब्रिक्स हुआ। आपको ब्रिक्स के बारे में भी कौन सा 5 देश शामिल हुआ? मिस्र शामिल हुआ, इथोपिया, इथियोपिया, इथियोपिया ये भी शामिल हुआ, ईरान शामिल हुआ, सऊदी अरब शामिल हुआ, संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन शामिल कौन नहीं हुआ? तो अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ और अर्जेंटीना पीछा हट गया। तो चलिए अब इसके आप लोग लिखिए, तब फिर आगे चलते हैं अपना सब। जल्दी से इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देख रहे हैं कितना एक एक पॉइंट को तोड़ के बता रहा हूं। बस आप लोग इसी तरह से लिखते चलिएगा। आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। बिहार में अब एनडीए सरकार है वर्तमान में। बिहार में आप पलटू को जानते कहते हैं, पलटू राम। कौन है? नीतीश जी। कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में ये अंदाज लगाना मुश्किल है को करना क्या चाहते हैं बिहार में। कल के बिहार में बाढ़ है, नीतीश का सरकार है। ये हमको लगता है इस संकल्प ले लिया है कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी, तो मैं ही बिहार के मुख्यमंत्री हूं, रहूंगा, चाहे जैसे जिधर मिलना पड़ जाए। इसी लेकर के हमारी विकास नहीं हो पाता है। क्यों? कोई भी योजना कैसे सफल होगा? एक पंचवर्षीय योजना में 5 बार सरकारें बदलेगा तो खाक बिहार की विकास होगा। इसीलिए हम सबसे गरीब कहलाते हैं। भाई कोई ठोस योजना लाइए, कोई सरकार नियमित 5 साल काम करेंगे तब तो जाके विकास होगा। एक पंचवर्षीय योजना में 5 बार ही बदलेगा तो क्या कोई विकास नहीं होगा। होने वाला विकास भी वो जो है ना रुक जाएगा। तो चलिए ये हम नहीं कहते हैं, मतलब ये कहते हैं कि ऐसे होने पर क्या होगा हमारे बिहार पे। तो आइए 9वीं बार ले लिया बिहार के जो है ना सीएम की पद का शपथ। इससे ज्यादा अभी तक बिहार में कोई जो है ना शपथ नहीं लिया था। तो आइए देखते हैं बिहार में अब एनडीए की सरकार है। अब बिहार में अब एनडीए की सरकार है। नीतीश अब जो है ना, आइए कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार जो है 9वीं बार, नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली। तो इस प्रकार जो है ना सबसे ज्यादा बार बिहार के सीएम पद का शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री बन गया कौन? नीतीश कुमार। कौन बन गया? नीतीश कुमार। तो आइए आप लोग बताते हैं। तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह था। कौन? श्री कृष्ण सिंह। आइए बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह था। आइए बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम
महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी। कौन बनी थी? राबड़ी देवी बनी थी। चलिए आइए, तो आप लोग से क्वेश्चन एक है, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ये कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चलिए इसको छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अपना सब स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके देखिए, मैं जितने भी महत्वपूर्ण बेसिक जीके होंगे मैं उनको भी आपको इसी के साथ क्लियर करता चला जाऊंगा, फिर आपको परेशानी नहीं रहेगा। पर आप भी हमारे साथ नोट बनाते चलिए, तभी जाके आपका कल्याण होने वाला है, वैसे नहीं होने वाला है कल्याण। समझ गए? आइए आगे चलते हैं। फिर अब देखते हैं अपना सब जो है ना, कहते काला घोड़ा काला महोत्सव। काला घोड़ा काला महोत्सव 2024। मेरे बच्चों, ये महोत्सव भी एग्जाम में आपको प्रश्न बनने लग गया एग्जाम में। समझ गए ना? इस लेकर के जितने महत्वपूर्ण होंगे हम लेकर के आएंगे। काला घोड़ा काला महोत्सव, इसका आयोजन मुंबई में किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका आयोजन? मुंबई में जो है ना, काला घोड़ा काला महोत्सव का जो है ना, कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये किसकी राजधानी है? ये महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी है कौन? मुंबई को भारत में प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रवेश द्वार माना जाता है किसे? मुंबई को माना जाता है। मुंबई को भारत का प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। इसे भारत का प्राचीन बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। किसे? मुंबई को माना जाता है। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ 2024 में? मुंबई में हुआ। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। और प्रवेश द्वार किसे माना जाता? मुंबई को। इसे भारत का प्राचीन बंदरगाह या प्राकृतिक बंदरगाह भी माना जाता है। किसे? मुंबई को माना जाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बिना समय गंवाए हुए फटाफट चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। तुझे जाना होगा आइए देखते हैं अब अपना सब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया को अरविंद पनगरिया को बनाया गया। अरविंद पनगरिया को जो है ना 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब आइए सबसे पहले देखते हैं वित्त
आयोग का जो है ना, वित्त आयोग का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 280 में। 280 में आइए, अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में जो है ना वर्णन है क्या, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का वर्णन है। समझ गए, वित्त आयोग का वर्णन है। अब आइए, तो अभी ये 16वां हुआ है ना, तो इसका सेशन शुरू होगा 2025 से, ये काम करना शुरू करेगा 2025 से। लेकिन तो अभी जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं तो वो 15वें वित्त आयोग होंगे। हाँ आइए, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिन्हा है। अध्यक्ष कौन है, NK सिन्हा है। तो 15वें वित्त आयोग, ये भी जितना महत्वपूर्ण ये है उतना महत्वपूर्ण ये है। दोनों अभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन आप लोग से फिर एक प्रश्न है, हम जगह जगह पे आपसे भी प्रश्न पूछेंगे ना, हम भी खट रहे, आप भी खटिए, हम भी पहुंचला कल के। अब पछताए तो होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत है, जब समय बीत जाएगा मेरे बच्चों तो फिर पछताने से क्या होगा। अभी नौकरियों को बौछार आ रहे हैं तो तैयार भी उसी अनुसार से होना पड़ेगा। कल के मेहनत करने वाला जो मेहनत करता है और मेहनत करने वाला को मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा उनको मिलेगा। तो पहले मेहनत कीजिए, मिलेगा। प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन है। हर एक चीज इतना हम बताए, एक काम आपको भी हमारे साथ करना है और अपना कॉपी में भी लिखिएगा और हमें भी भेज दीजिएगा। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया। अब वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिन्हा है वर्तमान में, अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। 25 में इसका काम हटेंगे, 25 से ये काम शुरू करेंगे। हाँ, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अपना सब स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आराम आराम से, कोई धड़फड़ी नहीं, आराम से पढ़िए, आराम से लिखिए, फिर आगे चलिए। आसान से, कोई धड़फड़ करने की बात नहीं है। अब आइए अपना सब आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आइए, विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024। तो अब सबसे बड़ी बात देखते हैं, ये मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस जो है ना 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आइए, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तब ये तो मनाया जाता है। तो सबसे बड़ी आप देखिए कि आर्द्र भूमि क्या होता है, कुछ आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्या होता है, आर्द्र भूमि क्या होता है, ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझिए आर्द्र भूमि किसे कहेंगे, आर्द्र भूमि क्या होता है कि दलदल भूमि, वैसा भूमि
जो पानी से ढका हो, वैसा भूमि जो दलदल हो, जो पानी के पास हो, जो पानी के अंदर हो, वैसे भूमि को बोलते हैं क्या? आर्द्र भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, वैसे भूमि लिखिएगा, वैसे भूमि, वैसे भूमि जो पानी से ढका हो या दल भूमि को आर्द्र भूमि कहा, इंग्लिश में वेटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? वेटलैंड कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। तो समझ गए। अब आइए, तो आर्द्र भूमि क्या होता है ये तो समझ गए कि वैसा भूमि जो पानी से ढका हो या दलदल भूमि को आर्द्र भूमि कहा जाता है। लेकिन जो विश्व कहते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2024 में कितना? 2024 में इसका 2024 में थीम अरे बच्चों, रुक गया था, पता नहीं क्यों रुक गया था। फिर बता देता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था, किसी कारण बस यही होता है मोबाइल सबका। आइए, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024, ये रिपोर्ट जारी किया आपको जर्मन वाच ने, जिसमें जर्मन वाच ने जारी किया, जिसमें प्रथम स्थान किसी को नहीं मिला, दूसरा स्थान भी किसी को नहीं मिला, तीसरा स्थान भी किसी को नहीं मिला, चौथा स्थान मिला डेनमार्क को। मतलब कोई ऐसा देश नहीं हुआ कि इस प्रकार का काम करेगा कि जिसको मिलेगा ये। आइए, भारत का स्थान प्राप्त हुआ, किसने? 7वां प्राप्त हुआ। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है? जर्मन वाच ने जारी किया। प्रथम स्थान किसी को नहीं, दूसरा स्थान किसी को, तीसरा स्थान किसी को नहीं, चौथा स्थान डेनमार्क को। भारत का स्थान कितना प्राप्त हुआ? तो चौथा स्थान प्राप्त, 7वां स्थान प्राप्त हुआ। लीजिए, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, फिर शुरू हो गया। लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बता दिए थे। देखिए, रुका हुआ था वीडियो, पता नहीं क्यों रुक गया था। चलिए, हो गया होगा। आइए, अब कितना देर से वीडियो छूटा पता नहीं, मेरा मूड ऑफ हो गया। आइए, रणधीर जायसवाल, रणधीर जायसवाल, कौन सी? रणधीर जायसवाल को जो है ना, विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्रालय के कहा कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किया गया। तो रणधीर कहेगा, हाल ही में रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किया गया। किसे? रणधीर जायसवाल को, रणधीर जायसवाल को। आइए, विदेश मंत्री वर्तमान कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर है, यही है ना? एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री है। विदेश मंत्री कौन है? ये है। उसके बाद आइए, अपना सिर्फ एक बात और देखते हैं। एक चीज और देख लेते हैं अपना सब, ग्लोबल
ग्लोबल फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024। अभी बताए कि सबसे पहले जारीकर्ता देखेंगे। सॉरी बाबा, लगता है बहुत देर से ठंड में है ना खड़े, इसीलिए करके। जारीकर्ता रिपोर्ट है इसका, तो कौन चाहिए ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये रिपोर्ट आपको जारी किया ये खुद ग्लोबल फायर ने, ग्लोबल फायर पावर, मतलब ये रिपोर्ट खुद ने तैयार किया। मतलब जो रिपोर्ट ग्लोबल फायर पावर, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो खुद ग्लोबल फायर पावर ये खुद ये रिपोर्ट जारी करता है। जारी करता भी यही है, समझ गए, ये रिपोर्ट का। अब इसमें प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ, प्रथम स्थान अमेरिका। आइए भारत का स्थान, भारत का स्थान चौथा प्राप्त हुआ। कितना स्थान प्राप्त हुआ, चौथा प्राप्त हुआ। रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 ये जारी किया कौन, ग्लोबल फायर पावर ने खुद ये रिपोर्ट जारी किया। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, अमेरिका को। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, चौथा स्थान प्राप्त हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज का सेशन अपना सब यहीं ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर कल देखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी जवाब दीजिए, समझ गए ना, उनका जवाब देने का प्रयास कीजिए, जवाब जरूर दीजिए, और लिखिए। हम अपना पूछना कॉपी चेक रोज चेक होगा, आप बच नहीं सकते हैं, समझ गए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। दोस्त के ग्रुप में भेज दीजिएगा। धन्यवाद।